नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हमारे देश की डिप्लोमेसी कैसे चलाई जा रही है, हमारे देश में उन देशों के साथ संबंध सुधारने की जगह कैसे बिगाड़ा जा रहा है जिनसे अच्छी दोस्ती होना, कम से कम काम चलाऊ दोस्ती होना बेहद जरूरी है, उसका एक एग्जाम्पल देखा गया कल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हुआ यह कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान साहब, उनके करीबी सलाहकार हैं डॉक्टर जाहिद उर रहमान। अब डॉक्टर जाहिद उर रहमान दिल्ली में एक इंटरनेशनल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, IORA की 28वीं मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बताया यह जा रहा है कि ये नाम, जो उनका नाम है डॉक्टर जाहिद उर रहमान, ये संदिग्धों की कैटेगरी में फ्लैश कर गया। जिनका नाम संदिग्ध की तरह रखा जाता है, जिनका आने पर खास जांच की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है, उस तरह के लोगों में इनका नाम फ्लैश कर गया। अब इनके नाम का कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो वहां पर अधिकारी थे, ये अधिकारी 2.5 घंटे तक उनकी जांच करते रहे। जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे वो 2.5 घंटे तक उनकी जांच करते रहे। अब इन सब के बाद वो इतना नाराज हुए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैर रखने की जगह बांग्लादेश के लिए दूसरी फ्लाइट लेकर एयरपोर्ट से ही वापस लौट गया। अब इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद हुआ यह है कि बांग्लादेश में जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो भारत के उप उच्चायुक्त हैं पवन बधे, उनको बुलाया और उनको तलब करने के बाद इस घटना पर आपत्ति दर्ज कराई, इस घटना से नाराजगी दर्ज कराई। अब जाहिर है कि पहले से जो रिश्ता बिगड़ रहा था बांग्लादेश से, वो इस घटना से और ज्यादा बिगड़ जाएगा। कहां तो उन्होंने सोचा होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव होके आ रहे हैं तो उनका एहतराम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, और कहां उनको 2.5 घंटे की जांच झेलनी पड़ी। अब बताया यह जा रहा है कि जावेद उर रहमान जो आए थे, वो उनके पास नॉर्मल पासपोर्ट था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था उनके पास, और दक्षेश का, यानी ये वाला जो इलाका साउथ एशिया है, उसका वीजा था उनके पास। ठीक है, मान लिया उनके पास डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है वो नहीं था, डिप्लोमेटिक लाइन से जो उनको निकालना था वो आपने नहीं निकाला, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने बैठकर बताया होगा कि मैं इस मीटिंग में हिस्सा लेने आया हूं। तो ये जांच वांच करने से पहले उनको इज्जत से एक कमरे में बिठाकर एक गिलास पानी पिलाकर और मिनिस्ट्री से ये क्लियर किया जा सकता था कि वो किस पर्पज से आए हैं। और जब मिनिस्ट्री एक बार क्लियर कर देती कि वो वाकई एक इंटरनेशनल मीटिंग में हिस्सा लेने आए हैं, तो उन्हें उसी इज्जत के साथ जो वो डिजर्व करते थे भेज दिया गया होता उस मीटिंग के लिए, बजाय 2.5 घंटे सिक्योरिटी जांच में फंसाकर उनको परेशान करने के। और जब वो आ रहे थे, इसकी सूचना भारत सरकार के पास थी, तो एयरपोर्ट पर यह सूचना पहुंच जानी चाहिए थी कि इस नाम से बांग्लादेश से ये साहब आ रहे हैं, इनको पूरे इज्जत और एहतराम के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाए और जहां इनको जाना है वहां जाने दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश में हैं, विदेश मंत्री विदेश में हैं, बाकी सरकार प्रधानमंत्री के नेहरू का कार्यकाल क्रॉस कर जाने की खुशी मनाने में बिजी है, कोई किसी में बिजी है, और जो किसी में बिजी नहीं है वो हिंदू मुसलमान में बिजी है। तो डिप्लोमेसी गई तेल लेने के लिए, और बांग्लादेश को नाराज होने का, नाराज करने का एक जेन्युइन मुद्दा आपने दे दिया। अब इसके क्या असरात होंगे वो आप देखिएगा। ये तमाशे चल रहे हैं, और इन तमाशों ने ये किया है कि सारी दुनिया में हमें किनारे कर दिया है। अमेरिका और ईरान की डील हुई, और डील होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया, वगैरह वगैरह कहा। लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब ठीक बात है, पाकिस्तान का नाम क्यों लेंगे आप, ना लीजिए नाम। दिक्कत यह है कि आप स्वागत करें ना करें, अब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो ये पूरी डील हुई है उसमें आप कहीं थे ही नहीं। ईरान जंग शुरू होने से पहले आप इजराइल पहुंचकर वहां की कनेसेट में, वहां की संसद में खड़े होकर समर्थन कराए थे इजराइल का। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, आप खामोश रहे, आपने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। एक नॉर्मल श्रद्धांजलि दी जा सकती थी, हेड ऑफ स्टेट थे वो। उसके बाद मीनाम में 150 से ज्यादा बच्चियां मारी गई, आपने एक बार एक लाइन का बयान नहीं दिया। हां, ईरान ने जब अरब मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो आपने एक एक मुल्क का जो शासक है उसको टैग करके और बाकायदा इसकी मजम्मत की, तो अपना नाम तो आपने ईरान के दुश्मनों में लिखा लिया। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई और उसके बाद तेल आने की दिक्कत शुरू हुई, तब आपके विदेश मंत्री अराक्ची से बात कर रहे हैं, आप पजेश्कियन से बात कर रहे हैं, आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आप बाकी सारी चीजें करते हैं जिसका कोई खास मतलब नहीं रह गया। नतीजा ये हुआ
कि जब ईरान और अमेरिका के बीच में समझौते का पूरा मामला चला तो पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे था। इस्लामाबाद में बातचीत भी हुई, लेकिन आप कहीं नहीं थे, आपसे कोई नहीं पूछ रहा था। आपका दोस्त इजराइल भी आपको नहीं पूछ रहा था, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा था। जब उससे कहा गया कि दुनिया भर में तुम अकेले पड़ गए हो, तो उसने कहा नहीं नहीं, दुनिया में एक मुल्क है जहां हमारी बड़ी इज्जत है और हमारे बड़े फॉलोअर्स हैं, और इंडिया का नाम लिया। और इस तरह से जितने देश इजराइल को विलन बना चुके थे, उनकी नजर में आप भी विलन बन गए। ये डिप्लोमेसी का आपके कमाल है, कमाल की डिप्लोमेसी की है। जब यह बात हुई, जब पूछा गया कि आपने, हिंदुस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता क्यों नहीं की, बातचीत कराने की कोशिश क्यों नहीं की, तो आपके विदेश मंत्री झल्ला कर कहते हैं पाकिस्तान को दलाली करने दो, हम दलाली नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान सारी दुनिया में इज्जत पा रहा है। जिस पाकिस्तान को हाउस ऑफ टेरर कहा जाता था कि आतंकवाद को पनाह देता है, और मैं कई बार कह चुका हूं कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवादी तंजीमों को बाकायदा जगह देते रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, और इसीलिए कई बार उसको कई ऐसी लिस्ट में रखा गया है जो बड़ी अच्छी लिस्ट नहीं है। लेकिन आज वो सारी दुनिया के सामने पीस मेकर बन के आया है, शांति कराने वाला बनकर आया है। पूरी दुनिया में उसकी इज्जत बढ़ी है। आप नाम लें या ना लें, दुनिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये हालत आपने अपनी डिप्लोमेसी में बना ली है कि 70 साल में पहली बार पाकिस्तान डिप्लोमेसी के मामले में बाजी मार गया है, और आप बहुत पीछे रह गए हैं। आप जा रहे हैं फ्रांस, खींचकर गले लगाएंगे, डांस देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होता है। ठीक है, आपके पास बड़ी मार्केट है, आपके पास कंज्यूमर बहुत हैं, इसलिए ट्रेड डील्स हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो एक इज्जत मिलती है, एक अमन पसंद मुल्क होने की जो इज्जत मिलती है, वो इज्जत आप गंवा चुके हैं। और अगल बगल पड़ोस में कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा है जो आपका ऑल वेदर फ्रेंड हो या अच्छा दोस्त हो। पाकिस्तान की हालत देखिए, चाइना अच्छा दोस्त है, अब ईरान से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। उस ईरान से जिसने यूनाइटेड नेशंस में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की जगह आपका साथ दिया था, आज पाकिस्तान को वो बेहतर दोस्त मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और आपने मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ दिया। ये तो हिंदुस्तान की आवाम है जो ईरान के साथ खड़ी हुई, और इसके चलते ईरान ने बार बार इस बात को कहा कि हिंदुस्तानी आवाम ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन आपने नहीं किया। और पाकिस्तान देखिए, मैंने बताया ईरान क्या करीबी हो गया, चाइना क्या करीबी है ही, और साथ में अमेरिका क्या करीबी भी है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान वाले कश्मीर में आंदोलन चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछ रहा है। पाकिस्तान ने अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, लेकिन कोई पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि सबके लिए पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया है। और आपकी हालत यह है कि आपके 3 लोगों को मार दिया गया, जहाज में मार दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और जब आपने शिकायत की तो अमेरिका ने आपको खरी खरी सुना दी, और आपका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं था। आप अमेरिका को जवाब देने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। जो ट्रेड डील करने जा रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है। और ये सब क्यों किया आपने? ये सब आपने इजराइल की मोहब्बत में किया। जो इतनी सारी रुसवाइयां अपने सर पे ली हैं आपने, ये इजराइल की मोहब्बत में ली हैं, और उस मोहब्बत से आपको क्या मिल रहा है किसी को नहीं पता। अडानी साहब को हाइफा का पोर्ट मिला है, इतना तो पता है, लेकिन बाकी इजराइल इंडिया को क्या दे रहा है, कौन सा ऐसा फायदा दे रहा है कि उसकी वजह से सारी दुनिया को दुश्मन बनाया जा रहा है, ये कोई नहीं जानता। आज कहा यह जा रहा है कि ज़ायनिज्म, इस्लामी रेडिकलिज्म और यहां का हिंदुत्व, ये एक साथ खड़े हो गए। इस्लामी रेडिकलिज्म मतलब ISIS, जो सब जानते हैं कि सारी दुनिया पर हमला करता है, लेकिन इजराइल पर हमला नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सब जानते हैं। ज़ायनिज्म इजराइल का और हिंदुत्व नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का, ये एक साथ खड़े हुए हैं, और सारी दुनिया इसको एक चिंता की तरह देख रही है। ये इमेज बनाई गई है भारत की। इसीलिए कांग्रेस ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नरेंद्र मोदी की इस विदेश नीति पर तीखा हमला किया और कहा कि आप इजराइल की अंधभक्ति कर रहे हैं। सुनने में खराब लगता है, लेकिन जिस तरह की हरकतें हुई हैं उसमें यह आरोप बहुत गलत नहीं लगता। जयराम रमेश ने जो बात कही है कि भारत का फायदा इसी में है, भारत का नेशनल हित इसी में है कि पश्चिम एशिया में संतुलित रुख अपनाया जाए, बैलेंस तरीका अपनाया जाए, इजराइल के साथ भी रिश्ता रखा जाए, और साथ में जो अरब मुल्क हैं, जो ईरान है, उनके साथ भी अच्छा रिश्ता रखा जाए। इसी में हमारा फायदा है। आप देखिए, ईरान से हमें सस्ता तेल मिलता था, अब
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, ईरान के ऊपर सैंक्शन हट जाएंगे, ईरान अपना तेल बेच सकेगा। लेकिन उसके सामने क्या मजबूरी है कि आपको सस्ता तेल दे? अब तो वो दुनिया में कहीं भी तेल बेच सकता है। तो जैसे रशिया ने सस्ता तेल देना बंद कर दिया, वैसे ही चाइना भी आपसे सस्ता तेल देना बंद कर देगा। वो रिश्ता नहीं बनेगा जो रिश्ता कभी हुआ करता था, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपने उसकी मुश्किल में किसी तरह की कोई मदद नहीं की। अब मैं आपको याद दिलाऊं, जयराम रमेश ने भी याद दिलाया कि 2008 में मुंबई में हमला हुआ था। भारत ने कोई सर्जिकल वर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी। भारत ने वो डिप्लोमेसी की थी कि पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था। सारी दुनिया ने पाकिस्तान की मजम्मत की थी, पाकिस्तान को यह समझाइश दी थी कि आतंकवाद को पालना बंद करो। और आज हालत यह है कि दुनिया आपको सीख दे रही है और पाकिस्तान दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है। अब कब तक बना रहेगा यह भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं वो अपनी आवाम के साथ किस तरह का सुलूक करते हैं और साथ में आतंकवाद से खुद को कितना दूर कर पाते हैं। अगर फिर से मिलिटेंट्स को वैसे ही पाला जाएगा तो ये इमेज गिरने में भी बहुत वक्त नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान बन ही गया है दुनिया की आंखों का तारा, इतना बड़ा समझौता करा के। और आप एक किनारे खड़े हैं, समंदर के किनारे खड़े हैं, सोच रहे हैं कि हमने कौन सा रास्ता पकड़ लिया कि हम सबसे अलग हो गए। विश्व गुरु नाच गाना सुन के नहीं बना जाता है। विश्व गुरु बनने के लिए जरूरी होता है कि दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी का सिक्का जमाया जाए, दुनिया में अपना असर जमाया जाए। वो जमाने की जगह आप गले मिलने, नाचने गाने और बाकी सब में लगे हुए हैं, जिससे भक्तों को तो ताली बजाने का मौका भरपूर मिल रहा है, लेकिन देश को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।